हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। तो आज दिवाली है, तो इस दिवाली पे मैं एक ऐसे सेक्टर के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ जो मुझे ऐसा लगता है अभी काफी अंडर वैल्यूड चल रहा है और अगले साल अगले दिवाली तक इस सेक्टर के अंदर काफी अच्छा बूम आ सकता है। ठीक है, तो चलिए इस सेक्टर का एनालिसिस करना शुरू करते हैं। और इस सेक्टर के अंदर आज मैं आपको तीन स्टॉक्स के डिस्कशन करने वाला हूँ: बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक। तो आप समझ ही गए होंगे फाइनेंशियल है ये सेक्टर जिसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कशन करता हूँ कि मुझे ऐसा क्यों लगता है फाइनेंस सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा बूम आने वाला है। तो अगर आप फाइनेंस सेक्टर को अगर ढंग से देखेंगे तो मेनली मोस्टली फाइनेंशियल कंपनीज जितनी भी है फाइनेंस से रिलेटेड, उन्होंने पिछले कुछ सालों के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है। जितनी उनकी अर्निंग्स ग्रोथ हो रही है उस हिसाब से उनका स्टॉक रिटर्न नहीं बना है। एचडीएफसी बैंक ने पिछले एक साल के अंदर कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है, कोटक ने भी कुछ नहीं दिया है, और पिछले 5 सालों के अंदर भी कुछ खास रिटर्न इन दोनों का नहीं आया। बजाज फाइनेंस ने काफी अच्छा दिया है। तो ये स्टॉक्स तीन डिस्कस होने वाले हैं। तो बजाज फाइनेंस जो है, सबसे पहले हम उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको पूरी स्क्रीन अच्छे से दिखे। तो सबसे पहले बजाज फाइनेंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो बजाज फाइनेंस जो कंपनी है, ये बहुत ही कमाल की कंपनी है। ये एनबीएफसी है, इसके ऊपर मैं पूरा डिटेल वीडियो बना हुआ है। आप चाहे तो वो वाला वीडियो पूरा देख सकते हैं। तो मैंने उसके अंदर इसकी मोड्स डिस्कस करी हुई, क्या मोड्स है, मैं उसको दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा, बहुत बड़ा डिस्कस चैनल पे। तो मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर भी और डिस्क्रिप्शन में भी। आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आई बटन में भी दे दूंगा। तो बजाज फाइनेंस कर क्या रहा है? बजाज फाइनेंस इतनी बड़ी कंपनी है, शायद देश की छठी या सातवीं नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप। बट फिर भी उस बेस पे भी क्या अर्निंग्स ग्रोथ दे रहा है कंपनी। इसकी अर्निंग्स इतनी ज्यादा स्पीड से बढ़ रही है, मैनेजमेंट बहुत ज्यादा बढ़िया है कि फाइनेंस सेक्टर के अंदर सिर्फ आप एक ही चीज पे डिपेंड कर सकते हो, वो है अच्छी मैनेजमेंट। अच्छी मैनेजमेंट ही है जो कंपनी को बना सकती है या फिर तबाह कर सकती है। तो अच्छी मैनेजमेंट का होना बहुत जरूरी है। और बजाज फाइनेंस के अंदर जो मेन एमडी सीईओ है मिस्टर राजीव जैन, वो बहुत ही कमाल के पर्सन है। अगर आप उनकी कॉन कॉल सुनेंगे, इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मतलब प्रोवाइड कर देंगे वो, मतलब मजा आ जाएगा उस कंपनी के बारे में सुन के। आप एक बार कॉन कॉल इस कंपनी की जरूर अटेंड कीजिएगा। तो बजाज फाइनेंस के अंदर हुआ क्या है, मैं आपको सीधा इसके अंदर जो मेन ये चार्ट है इसके ऊपर आपको दिखाता हूँ। इसके पी रेशियो के साथ हो क्या रहा है। अगर आप पिछले एक साल में देखें, बजाज फाइनेंस का प्राइस कुछ भी कहीं नहीं गया। ठीक है, कुछ रिटर्न नहीं बनाया है। साल की शुरुआत के अंदर इसका प्राइस था 7,600 800, अभी है 7,100। ठीक है, 7,200। तो एक्चुअली में नेगेटिव रिटर्न आया पिछले एक साल के अंदर। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, इनकी अर्निंग्स ग्रोथ बहुत ज्यादा हुई है। अर्निंग्स ग्रोथ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए इनके पी रेशियो के अंदर कितना अंतर आया है। पी रेशियो जो इनका पिछले एक साल के अंदर, अगर हम पिछले 3 साल का देखें, एक साल का देखें, तो इनका पी रेशियो अप्रोक्सीमेटली 100 पे था, 103 पे। अभी पी रेशियो नीचे आके 43.9 पे हो गया। इसका मेन रीजन ये है, इनकी ईपीएस ग्रोथ बहुत ज्यादा तेज हुई है। इनकी जिस स्पीड से अर्निंग्स बढ़ी है उस तरीके से प्राइस नहीं बढ़ा, जिसकी वजह से इनकी पी रेशियो बहुत कम हो गई है। अगर पिछले 5 साल का पी देखें तो उनका मीडियम पी जो आता है वो आता है 51.2 पे। ये देखिए 51.2 पे, और अभी ये कंपनी ट्रेड करे 43.9 पे। तो बहुत ही चीप वैल्यूएशन पे कंपनी ट्रेड कर रही है। लास्ट टाइम इस पे या फिर इससे नीचे जब गई थी कंपनी, वो गई थी कोविड के अंदर, जब 22 की पी पे पहुंच गई थी। लेकिन अभी भी इसकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। अगर मैं आपको इसकी अर्निंग ग्रोथ दिखाऊं बजाज फाइनेंस की, ये एक एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। लेकिन ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हुए भी ये उस रेट पे बैंक से बोरो, मतलब लोगों से बोरो कर पा रही है मनी जिस रेट पे अप्रोक्सीमेटली बैंक करते हैं उस पर 1-2% और ऐड कर दीजिए, इतने कम पैसों के अंदर ये बोरो कर पा रहे हैं। बहुत ही कमाल की कंपनी है बजाज फाइनेंस। मेन इनकी जो पूरी पावर आती है, सुपर पावर है इनकी डेटा एनालिटिक्स। तो उसके ऊपर आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा, मैं आपको पूरा अच्छा डिस्कशन करा हुआ है। मेन अभी हम जो इसके क्वार्टर का रिजल्ट आया उसको देखते हैं। तो अगर आप देखेंगे इस क्वार्टर के अंदर रिजल्ट के अंदर, तो उनके फाइनेंसिंग प्रॉफिट्स जो है वो हो गया है 3,870 करोड़। और पिछले साल सितंबर में था ये 2,100 करोड़। यानी कि इस कंपनी का जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट है वो 85% से अप्रोक्सीमेटली बढ़ गया, ऑलमोस्ट डबल। और अगर हम इनका नेट प्रॉफिट भी देखेंगे, पिछले साल था 1480 रुपए, सॉरी 1480 करोड़ का, और अब हो गया 2780 करोड़ का। ये भी ऑलमोस्ट डबल, 85% के आसपास। अगर आप ईपीएस ग्रोथ देखेंगे इस कंपनी का, वो भी 85% 87% बढ़ा है। सभी लोग डिस्कशन कर रहे थे इसका ईपीएस ग्रोथ, मतलब अर्निंग पर शेयर जो है वो 87% से बढ़ गई है। इतने बड़े बेस के होने के बाद भी कंपनी की ऐसी ग्रोथ हुई है।
और इनका मार्जिन मैंने अभी तक तो इसके ऊपर डिस्कशन नहीं किया। मार्जिन 27% था पिछले साल इस क्वार्टर का, पहले 22% भी रह चुका है, लेकिन अब 39% का मार्जिन मार्जिन एक्सपेंशन भी हो रहा है इस कंपनी के अंदर। अर्निंग्स बहुत ज्यादा अच्छी आ रही है। और इनके नेट एनपी अगर आप देखें, इस पूरा दिखा नहीं रहा, लेकिन हाँ अभी भी 0.5 का ही है नेट एनपी है। सिर्फ एचडीएफसी बैंक एक ऐसा बैंक है जिनका 0.5 का नेट एनपी है, बाकी उसके बाद ये बैंक आता है बजाज फाइनेंस। एनबीएफसी एक्चुअली बैंक नहीं है, एनबीएफसी है। तो कमाल की अर्निंग ग्रोथ आती जा रही है। और मैनेजमेंट ने अपनी कॉन कॉल के अंदर ये भी कहा है, हम अगले 5 साल के अंदर 25 से 30% की ग्रोथ देख रहे हैं। 25 से 30% की बैंक ग्रोथ देख रहा है अभी भी। और ये जब भी अपनी कॉन कॉल के अंदर जो भी बताते हैं, जो भी एक्सपेक्ट करते हैं, उससे बेटर ही रिजल्ट देते हैं। इतनी कमाल की मैनेजमेंट है। तो ये जरूर बूम करने वाले हैं, क्योंकि जैसे जैसे इनका मेन जो बिजनेस है वो है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के ऊपर लोन देना। तो ये कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के ऊपर आपको लोन्स देते हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे अगर ये लोन दे रहे हैं, मतलब अगर आपको फ्रिज लेना है, टीवी लेना है, मोबाइल फोन लेना है, तो इन चीजों के लिए आपको लोन चाहिए, तो आपको बजाज फाइनेंस के पास जाना पड़ेगा। इन चीजों के लिए बैंक उतनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं करता जितने अच्छे बजाज फाइनेंस प्रोवाइड करता है। तो जैसे जैसे हमारे इंडिया की जो मीडियन एज है वो बहुत ही यंग होती जा रही है। ज्यादातर लोग जो है हमारे देश के अंदर वो अर्निंग एज होती है उसके अंदर आ चुके हैं। और कंजम्पशन भी लोगों की बहुत ज्यादा अच्छे से बढ़ती आ रही है। लोगों को नए नए एसी चाहिए, टीवी चाहिए, फोन चाहिए, ईएमआई पे ले लेंगे फोन। नया आईफोन आ गया, चलो ईएमआई पे लेते हैं। तो आदत तो वैसे खराब ही है, लेकिन इस आदत का सबसे ज्यादा फायदा जो है बजाज फाइनेंस उठा रही है। और अगर आप इस कंपनी शेयर होल्डर है तो आपको भी इसका फायदा जरूर मिलेगा। तो जैसे जैसे हमारे इंडिया की कंजम्पशन बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे बजाज फाइनेंस बहुत अच्छे से ग्रो करने वाली है। ये कंसिस्टेंट कंपाउंडर है कंपनी, और ये आपका पैसा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अच्छे से कंपाउंड करती रहेगी। और इसकी मेरे को प्राइस बहुत ज्यादा नीचे हो जाती हुई नहीं दिख रही, अनटिल अनलेस कोविड जैसा कोई सिनेरियो आ जाता है, फिर कुछ और हो जाता है जिससे स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा डीप डाइव कर जाती है। क्योंकि इस कंपनी का बीटा ज्यादा है, ज्यादा वॉलेटाइल रहता है। मार्केट अगर 10 से गिरेगी, 20 से गिर जाएगी, तो वॉलेटिलिटी ज्यादा है। तो कभी भी मार्केट के अंदर कोई क्रैश आता है, अच्छा क्रैश आता है, तो इस कंपनी को जरूर एक्यूमुलेट करने का सोचें, क्योंकि बहुत ही कमाल की कंपनी है। ठीक है, आप अपनी रिसर्च जरूर करें, सीधा मेरी बातों पे मत आए और सीधा ही खरीद ले। अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। और इस कंपनी के ऊपर मैं डिटेल में एनालिसिस करने वाला हूँ, क्योंकि अभी मैंने इसकी एनुअल रिपोर्ट मंगवा ली बजाज फाइनेंस की, तो वो अच्छे से पढ़ूंगा, उसके बाद करूंगा। और जिन लोगों को लगता है कि ये कंपनी बहुत ज्यादा महंगी, मतलब इन टोटल प्राइस में लोग बहुत महंगी लग रही है, 7,000 रुपए कैसे दे दें कंपनी के लिए, मतलब ये 7,000 रुपए इन्वेस्ट कैसे कर दें, तो आपको आपके लिए पास इसका ऑल्टरनेटिव भी है। आप चाहें तो बजाज फिनसर्व में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बजाज फाइनेंस फिनसर्व इसकी होल्डिंग कंपनी है, तो आप 1,700 रुपए से इसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे। ये मेन बजाज फाइनेंस को होल्ड करती है, और उसके साथ साथ बजाज फाइनेंस जो बजाज फिनसर्व है वो लाइफ इंश्योरेंस जो है बजाज का, और जो हेल्थ और मतलब लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस जो है वो बजाज एलाइज के नाम से कंपनी रजिस्टर्ड है, तो वो भी ओन करती है बजाज फाइनेंस के साथ साथ। मेन प्रमोटर कंपनी है। इनके प्रॉफिट्स अच्छे से बढ़ते जा रहे हैं। इनका मेन जो जो नेट मार्जिन है वो बहुत अच्छे से एक्सपैंड कर रहा है। तो और ये कंपनी का आरओई आप देखिए कांस्टेंट है, पिछले 5 साल के अंदर देख ले, 3 साल में देख लें, अभी देख लें। और प्रॉफिट कंपाउंडिंग तो भाई साहब नेक्स्ट लेवल हो रही है। पिछले 12 महीनों के अंदर 100% से कंपाउंड कर गई है इनकी प्रॉफिट्स। लेकिन स्टॉक की इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हुई है प्राइस के अंदर। तो अगले साल ये बहुत, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रिटर्न देने वाली है कंपनी। तो इस कंपनी को मैं अपनी, अगर दिवाली के लिए कोई रखना हो, कोई खरीदनी हो कंपनी, किसी का मन कर रहा हो कि आज मुहूर्त ट्रेडिंग है शाम को 4 के बाद 6 से 7:15 खरीदनी हो, आप चाहें तो इस पे रिसर्च कर सकते हैं और इसको बाय कर सकते हैं, कि बहुत ही बढ़िया कंपनी है। और नेक्स्ट कंपनी जिसके ऊपर मैं जाना चाहूंगा वो कहते हैं एचडीएफसी बैंक। सबसे पहले एचडीएफसी बैंक को तो समझने से पहले मैं आपको एक बार एचडीएफसी बैंक का स्टॉक चार्ट दिखा देता हूँ पिछले 5 साल का। एचडीएफसी बैंक शेयर खुल गया, नो चार्ट अवेलेबल। पिछले 5 साल का मैंने खोल दिया है। आज साइट को क्या हो गया, पिछले 5 साल के अंदर एचडीएफसी बैंक जो है, जो बहुत अच्छे कंपाउंड करता है आपकी वेल्थ, वो 61% रिटर्न दिया बस। 61% रिटर्न कुछ भी नहीं है जिस तरीके का बैंक है, उस हिसाब से 10% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है, जो कि फाइनेंस सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक होके इतना कम रिटर्न दिया है। क्या एचडीएफसी बैंक में कुछ प्रॉब्लम चल रही है? नहीं, अर्निंग अच्छे से ग्रो कर रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। अभी आपको 19.27 की पीई मिल रहा है। इतना बढ़िया बैंक, देश का नंबर 1 बैंक, जिसकी ग्रोथ होनी ही होनी है, जिसके अंदर नो ब्रेनर है कि एचडीएफसी बैंक आगे चल के और ज्यादा बड़ा होने वाला है, क्योंकि सेंसिबल लैंडिंग करते हैं, कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी है, रिस्क ज्यादा नहीं लेते, और फालतू सेक्टर्स को लोन नहीं देते। तो मेन बेसिक सारी अच्छी चीजें इनके साथ हैं।
और आप देखेंगे इनका पी डी रेटिंग इसके अंदर अच्छी हुई है, काफी कम पी पे अगर आपको मिल रहा है कंपनी, अप्रोक्सीमेटली उसी पी पे मिल रही है जब कोविड के अंदर क्रैश हुआ था, उस टाइम की पी पे मिल रही है कंपनी। तो जब भी कंपनी की अर्निंग्स बढ़ती हैं लेकिन प्राइस ना बढ़े तो उसकी वैल्यूएशन बहुत चीप हो जाती है, उस कंपनी की स्टॉक प्राइस बहुत ही सस्ते में मिल रहा है अभी। और आप एचडीएफसी का अभी का क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो अभी भी एचडीएफसी बैंक ने भी अप्रोक्सीमेटली 50% अपने प्रॉफिट्स बढ़ा लिए, फाइनेंशियल प्रॉफिट्स पिछले क्वार्टर से अभी तक में, मतलब पिछले साल के सितंबर क्वार्टर से अभी के सितंबर क्वार्टर के अंदर 50% से ग्रोथ ले आए अपनी प्रॉफिट मार्जिन में। क्या स्टॉक प्राइस में ग्रोथ आई है? पिछले साल से अभी तक में कुछ भी ग्रोथ नहीं आई है। कंपनी का ईपीएस 16.43 से 19.97 हो गया। इसका मतलब इसका जो स्टॉक ईपीएस है, अर्निंग ग्रोथ, वो अप्रोक्सीमेटली 24% के आसपास हुई है, 23-24% के आसपास, जो बहुत ही बढ़िया है। देश का सबसे बड़ा बैंक इतनी जल्दी ग्रो कर रहा है और उसके बाद भी इसको वैल्यूएशन इतनी मिल रही है। मेन इसका रीजन ये भी हो सकता है कि अभी एफआईआई ने बहुत ज्यादा सेलिंग करी है, ग्लोबल सेल ऑफ बहुत ज्यादा हुआ है जितनी भी डेवलपिंग मार्केट्स है उनके अंदर। तो इस सेल ऑफ की वजह से हुआ ये है, इनकी जो शेयर होल्डिंग थी एचडीएफसी बैंक में बहुत ज्यादा थी बाहरी फॉरेन इन्वेस्टर्स की, तो उन्हें पैसा जितने भी डेवलपिंग नेशन है उधर से निकाला, तो एचडीएफसी बैंक में काफी पैसा निकल गया है एफआईआई का। ये सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो आप सोचिए वो सब इन्वेस्ट वापस करने जाएंगे डेवलपिंग इकोनॉमीज के अंदर, तो वो कहां पे इन्वेस्ट करेंगे? देश के सबसे बेस्ट बैंक जो इतनी बढ़िया मैनेजमेंट है, एनपी ना के बराबर है, फाइनेंशियल सारे अच्छे हैं, तो डेफिनेटली यहीं पे इन्वेस्ट करने वाले हैं जो वो आएंगे। और तब उन्हें हायर रेट्स पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो थोड़ा बहुत इन्वेस्ट नहीं करते, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, जबकि एफआईआई ने सेल ऑफ किया फिर भी एचडीएफसी बैंक को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि बायस कर लिया हमारे डीआईआई ने, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है उन्होंने बाय कर लिया एचडीएफसी बैंक को, तो ज्यादा गिरने नहीं दिया। लेकिन अब वो जब खरीदने आएंगे तब उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है और इसका शेयर प्राइस काफी जंप कर सकता है। इट इज ऑल्सो पॉसिबल 2000 तक भी पहुंच जाए, मैं कह रहा हूँ, मतलब मैंने इसके अंदर वैसे मैं श्योर नहीं हूँ, जो मैं बोलूँ उसको एकदम यूं मत लेना कि अगले साल तक 2000 नहीं हुआ, कैसा बता दिया तुमने ये। बट हाँ, मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशन है इस कंपनी से क्योंकि अर्निंग्स बहुत अच्छी कर रही है, ग्रो, और देश के नंबर वन बैंक है। और जिनकी क्रेडिट कार्ड की प्रॉब्लम थी जो इनको रोक दिया गया था आरबीआई के द्वारा कि ये इशू नहीं कर सकते, वो प्रॉब्लम भी आ चुकी है। और इनका मर्जर हो रहा है एचडीएफसी के साथ, तो एचडीएफसी का जब मर्जर होगा तब इनकी सिनर्जीज बहुत अच्छे से कंबाइन हो जाएंगी। ये बैंक जो है वो हाउसिंग लोन भी दे पाएगा, तो उसके बाद इनकी जो अर्निंग्स है वो एस्केलेट होने वाली है और जो एसेट टर्नओवर है ना इस कंपनी का वो और बेटर हो जाएगा, जिसकी वजह से आरओई और अच्छा दिखेगा। तो ये कंपनी आगे भी बहुत अच्छा करने वाली है, मुझे ऐसा लगता है। मैंने इनकी भी एनुअल रिपोर्ट मंगवा रखी है, इसका भी एनालिसिस करके मैं डाल दूंगा। मैं जितना भी एनालिसिस है वो ट्विटर पे शेयर कर रहा हूँ, तो मुझे ट्विटर पे जरूर फॉलो कर लेना। बाकी इसके ऊपर डिटेल वीडियोस भी आने वाली हैं। तो एचडीएफसी बैंक का मैंने आपको बता दिया। ऐसे ही बिल्कुल सिमिलर केस है कोटक बैंक का। अर्निंग बहुत अच्छी ग्रो करी है, पिछले कुछ सालों में कंपनी ने अच्छा रिटर्न नहीं दिया शेयर होल्डर्स को, लेकिन वैसे अर्निंग काफी अच्छे से बढ़ी है, नेट एनपीए और सब कुछ कंट्रोल में है। और मोस्टली पैसा जो इन्होंने है वो इनका ज्यादातर पैसा जो है वो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट से आता है, जो सबसे चीपेस्ट सोर्स है इस कंपनी का। अगर आप देखें पिछले साल से अभी तक में नेट एनपीए बहुत अच्छे से इंप्रूव हुए हैं, इनके 1.09 थे अब 0.6 है, बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट हुई है नेट एनपीए के अंदर इस कंपनी की, मतलब बेटर फाइनेंसिंग कर रहे हैं, ज्यादा अच्छे लोन दे रहे हैं। और अगर आप इनका फाइनेंसिंग प्रॉफिट्स देखेंगे वो आपको नेगेटिव दिख रहा है फाइनेंसिंग प्रॉफिट, इसलिए जितनी भी बैंक्स हैं उनके अंदर यूजुअली नेगेटिव ही होता है ये वाला रेशियो। एचडीएफसी बैंक में पॉजिटिव था, एचडीएफसी बैंक तो अलग ही खेल खेल रहा है, लेकिन हाँ इनका भी नेगेटिव है। बट फिर भी ये बहुत ज्यादा बढ़िया कंपनी है। आप अगर चाहें तो अपने जितने भी आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं बैंक्स के अंदर, अपना पैसा 70% आप एचडीएफसी बैंक में, 30% कोटक बैंक में, इस रेशियो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोनों ही देश के सबसे बड़े बैंक है। और मेन जो बैंक्स के अंदर ग्रोथ आने वाली, जो ग्रोथ स्टोरी है वो ये होने वाली है कि बैंक्स जो होंगे मेनली अर्न करने वाले क्रेडिट कार्ड से, क्योंकि हमारी क्रेडिट इकोनॉमी बहुत ज्यादा बूम करने वाली है। जैसे हमारा यूपीआई सिस्टम आ गया है उसकी वजह से जो बहुत ही हर एक ट्रांजेक्शन बहुत फ्रिक्शनलेस हो गई है, तो लोग इजीली कहीं पे भी अपना क्यूआर कोड जहां देखते हैं वहां पर स्कैन किया और खत्म कर दिया, मतलब पैसा बहुत इजीली हो गया। अब लोगों को वो दुख या पीड़ा या फ्रिक्शन नहीं आ पाती कि देखो मैं अपने हाथ में से 500 रुपए खर्च कर रहा हूँ, कि मैंने नोट निकाला दिया या फिर 100-100 के 5 नोट दिए, वैसा नहीं हो पा रहा। हम बस एक अमाउंट टाइप करते हैं फोन में और पे कर दिया। तो इसकी वजह से होने वाला है कि लोग बहुत कम सेविंग कर पाएंगे और मेनली जितनी भी चीजें लोगों को बाय करनी होंगी वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही करने वाले हैं, तो क्रेडिट इकोनॉमी बहुत बूम करने वाली है। और सबसे ज्यादा बैंक अगर बाहर के देशों में देखें, जितनी भी डेवलप देश है वहां पर बैंक की मेन इनकम है क्रेडिट कार्ड से। हर एक बंदे के पास 3 से 4 क्रेडिट कार्ड है जो उन्होंने मैक्स आउट कर रखे हैं।
तो वहां तक पहुंच चुका है। अगर हम वहां तक नहीं पहुंचते, क्योंकि इंडिया वाले थोड़े सेंसिबल हैं, अगर हम वहां तक नहीं भी पहुंचने वाले तो भी हमारे इंडिया के अंदर अभी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इस वजह से मुझे लगता है फाइनेंस सेक्टर अभी वैल्यूएशन अच्छी है, अर्निंग्स अच्छी आ रही है और अर्निंग्स अच्छी आती रहेंगी, और हेडवेट फॉर ग्रोथ बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से ये वाला सेक्टर मुझे लगता है बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है, सिर्फ अगले 1 साल के लिए नहीं, अगले 10 सालों तक बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है ये सेक्टर। तो पूरे सेक्टर मैंने आपको बता दिया है, जिसके अंदर आपको अगर आप चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अपनी रिसर्च जरूर कीजिएगा। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मेरे को जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो क्या बनाऊं उसके मेरे को आइडियाज देते रहिएगा। और हैप्पी दिवाली। बाय बाय।